नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे सम्राट चौधरी की। कि सम्राट चौधरी से कौन खुश हैं और कौन नाखुश हैं। क्योंकि आज बिहार की अखबारों में एक खबर छपी। हालांकि उसको एक दो दिन पहले ही उस पर सहमति बन गई थी, सहमति क्या, कैबिनेट में पास हो गया था। लेकिन वो खबर जब छपी है उसके बाद इसको लेकर लगातार जो है, खास करके बिहार में ये चलने लगा है कि अगर बिहार सरकार पर इतने का कर्ज है, प्रति व्यक्ति पे लगभग लगभग 19,000 से 22,000, कहीं 27,000 की भी खबरें आ रही हैं कि इतना इतना कर्ज है एक व्यक्ति के सर पे। इसका मतलब है कि बिहार में जो है, अभी बिहार का खजाना पूर्ण रूप से खाली है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है बिहार पर। अब ऐसी स्थिति में कौन ये प्लान बना रहा है, जिसको मास्टर प्लान का नाम दिया जा रहा है, और 11 नए शहर बसाने की बात हो रही है, उसको लेकर है कि अगर बिहार सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो खास करके जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, या दिव्यांगजनों को, या चाहे वो बुजुर्ग को, या फिर जो स्टूडेंट के लिए जो क्रेडिट कार्ड वाली योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके पैसे भी नहीं गए हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं गए हैं। इसके अलावा जो वेतन भोगी और जो खास करके पेंशन भोगी हैं, उनके पैसे भी नहीं गए हैं। तो ऐसे वक्त में ये मास्टर प्लान आखिर कौन तैयार कर रहा है, और अगर तैयार कर भी रहा है तो उसको अभी कैबिनेट में पास कराने की क्या जरूरत है? क्यों कैबिनेट डिसीजन इस पर होने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास पेंशन और वेतन देने के पैसे नहीं हैं, तो ये खर्च कहां से आएगा? इसके ऊपर जो और खर्च होगा वो कहां से लिए जाएंगे? और दूसरी बात कि आपने क्या किया कि कैबिनेट में उसको डिसीजन कर दिया, और कैबिनेट डिसीजन के बाद इन 11 जिलों में एक प्रकार से जमीन की रजिस्ट्री, और खास करके जो वहां पर जो नक्शे के साथ घर बनाए जा रहे थे, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। यानी 1 साल तक अब वहां पर कोई भी निर्माण के कार्य नहीं होंगे, कोई जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी, क्योंकि कोई जमीन क्यों खरीदेगा अगर उसकी रजिस्ट्री होगी ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी आपका अवरुद्ध हो जाएगा। और इसके पहले आपके पास देखिए कि शराब को लेकर जो लगातार ये कहा जा रहा था कि शराब बंदी अगर खत्म हो जाती है तो उससे जो 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का आमदनी होगा, वो भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर उससे भी आमदनी होती तो वो भी आप उसको खर्च कर सकते थे, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए या और भी मद में जो खर्च है वो भी हो सकता था। लेकिन वो भी नहीं हुआ, उसको भी अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि शराबबंदी जारी रहेगी बिहार में। बिल्कुल सही बात है कि शराबबंदी जारी रहे, शराबबंदी को मैं नहीं कह रहा हूं कि खोल दे, लेकिन उसकी समीक्षा की जा सकती है और कुछ लेवल पर उसको खोला जा सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिहार में शराब नहीं मिल रहे हैं, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। अगर घर घर होम डिलीवरी हो रही है तो इससे अच्छा है कि खोल दीजिए, कम से कम रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है वो रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। तो ये सब बातें हो रही है, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जब आपको जो खास करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए और पेंशन और वेतन के लिए अभी 12,000 करोड़ का कर्ज आपको लेना पड़ रहा है रिजर्व बैंक से, अगर इस ये कर्ज लेने की परंपरा इसी तरह से और आगे बढ़ती रही और आपके पास जो है कोई रेवेन्यू का सोर्स जो है वो भी आप खत्म करते जा रहे हैं, नए सोर्स को जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कर्ज के बोझ तले बिहार दबता चला जाएगा। क्या लगता है संजीव जी कि ये जो फैसला है उसको एक तो आप कैसे देखते हैं? ये 11 जिलों में जो एक साथ जो है प्रतिबंध कर दिया गया है 1 साल के लिए कि कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, कोई जमीन मतलब खरीद बिक्री नहीं होगी, और जो खासकर निर्माण कार्य थे वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जिसने भी ये योजना बनाई, ये योजना तो पुरानी ही थी। इसको जो हम्म। कैबिनेट से अप्रूवल मिलना हम्म। और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं
उससे बिना राय मशविरा किए इतना बड़ा फैसला लेना, मुझे लगता है कि ठीक है, शहर बनाने और टाउनशिप बनाने का विरोध नहीं है। आप बनाइए, बिल्कुल। शहरीकरण कीजिए। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिहार में अर्बनाइजेशन बहुत कम है, 13% के आसपास मात्र शहरी क्षेत्र है और हुँ, लगभग 87% के आसपास ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, हुँ, अर्बनाइजेशन करिए, उससे कास्टिज़्म का भी ब्रैकेट टूटेगा, बहुत सारी रूढ़िवादिता टूटेगी और एक प्रगतिशील समाज का निर्माण होगा। लेकिन समस्या ये है कि हुँ, आपका उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हुँ, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है, तो वो हुँ, उद्देश्य तो विफल होगा ही, बाकी और भी सब्सिडरी जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं उसको भी तबाह कर देगा। अभी हुँ, देखिए, पहली बात ये है कि बिहार सरकार की आमदनी का शराबबंदी के बाद सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये लैंड रेवेन्यू जो ये रजिस्ट्री में जो बिल्कुल। लेते हैं स्टाम्प ड्यूटी, भू राजस्व। भू राजस्व। अब 11 जिले जो हैं प्रवीण जी, इस पर गौर कीजिए। ये हुँ, बिहार के वो जिले हैं जो आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत दूसरे जिलों से ज्यादा बेहतर स्थिति में। चाहे आप हुँ, पटना कह लीजिए, चाहे सोनपुर तो पटना से ही लगा हुआ है, गया एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, दरभंगा, वहां भी जमीन की कीमतें काफी अच्छी हैं, एजुकेशन का भी हब है। हुँ, सहरसा, अब सीमांचल में सहरसा, सब जानते हैं कि सबसे बड़ा शहर है, कोसी का जो बेल्ट है, और हुँ, सीमांचल में सबसे बड़ा शहर पूर्णिया है। इधर हुँ, आप अंग में आइएगा तो भागलपुर है, और हुँ, इधर सारण, सीतामढ़ी में सीतापुरम दिया गया है। तो ये 11 जो क्षेत्र हैं, यहाँ से आप सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस सरकार को होगा कि 1 साल तक रजिस्ट्री नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि अगर निर्माण कार्य पर रोक लग जाती है, तो हुँ, 38 जिले में 11 जिले में किसी को मजदूरी, जो दैनंदिन डेली वेजेस पर काम करते मजदूर, वो नहीं मिलेंगे। और अभी जो परिस्थिति है कि सारे प्रवासी श्रमिक वापस लौट रहे हैं और हुँ, उनको यहाँ काम ही नहीं मिलेगा अगर प्रवीण जी, हुँ। तो क्या स्थिति होगी? भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक शहर में नहीं, या एक संजीव जी, पूरे जिले फिर में। ये बताइए, संजीव जी, फिर ये बताइए कि आखिर ये तो पहले से तय था, ये 11 जो खास करके सैटेलाइट सिटी बसाने की बात हो रही थी, ये तो जो पुरानी सरकार थी उसी में ये हो गया था, और नई सरकार का जब गठन हुआ था उसके बाद भी ये आया था कि जो 11 जो खास करके सैटेलाइट सिटी है वो बसाए जाएंगे। लेकिन उस वक्त देखिए, उस वक्त इसको बहुत ज्यादा इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। लेकिन अब ये अचानक से आ गया। आप देखिए कि कर्ज का बोझ इतना है, और ऐसे वक्त में कि एक तरफ आप 12,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहे हैं और दूसरी तरफ 11 नए शहर बसाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक विरोधाभासी फैसला है। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के पीछे, मतलब सम्राट चौधरी अभी चूंकि नए नए सीएम बने हैं, उनको जब तक वो इस चीज को समझ पाते तब तक अधिकारियों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया? अब देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मैं शुरू से मानता रहा हूं कि हम्म, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, ये केवल सम्राट चौधरी के स्तर की बात नहीं है, बल्कि हम्म, केंद्र में भी उनको हम्म, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स कैसे चलता है, हम्म, इकोनॉमिक साइकिल कैसे चलता है, उसके लिए वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर है। हम्म, और बीजेपी में जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं उनको साइडलाइन किया गया। हम्म, तो सवाल ये, मैं ये कह रहा था कि 11, वो मैं आऊंगा उस पर जो आप कह रहे हैं कि विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन, वो बिल्कुल है। मैं ये हम्म, कह रहा हूं कि 11 जिले में अगर सीमेंट नहीं बिकेगा, ईंट नहीं हम्म, बिकेगी, बालू नहीं बिकेगा, कितने हम्म, कारोबारी, और हर कारोबारी के यहाँ 10-10 स्टाफ जोड़ लीजिए, और निर्माण हम्म, नहीं होगा, पेंट नहीं, हार्डवेयर का नहीं, बिजली का नहीं, तो हम्म, मैं कह रहा हूं कि लाखों लेबर तो बेचारे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और जो हम्म, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम से कम अगर हर जिले में 50,000 ही आप श्रमिक जोड़ लीजिए, और पटना हम्म, में और भागलपुर में तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख श्रमिक होंगे जो बिल्कुल, स्टाफ के रूप में काम करते होंगे, हार्डवेयर की दुकान पर, बिजली वालों की दुकान पे, हम्म, और इसी तरह सीमेंट, ईंट, बालू, अलग अलग जितने सबके। भी निर्माण कार्य वाले सेक्टर हैं उसमें। तो आधा बिहार तो ठप हो गया प्रवीण जी। हम्म, निर्माण कार्य जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलता है और वो ग्रोथ के इंजन को आगे बढ़ाता है।
तो जिसने भी ये पॉलिसी बनाई, मैं ये कह रहा हूं जिस आईएएस अधिकारी ने ये पॉलिसी बनाई, उसको ये पता है कि इस पॉलिसी से सम्राट चौधरी की लोकप्रियता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी का पहला डिसीजन क्या था होम मिनिस्टर के रूप में? घर को गिराओ, पीला पंजा चलाओ। उससे सम्राट चौधरी की काफी बदनामी हुई। अब जब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, तो ये क्या फैसला है? ठीक है, आप बनाओ यार, टाउनशिप बनाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन इसके लिए 1 साल तक आधे बिहार को ठप कर देना, वो भी तब जब व्यापक लाखों की तादाद में जो अपने बिहार के लेबर है बेचारे, वो गुजरात से लौट रहे हैं, महाराष्ट्र से लौट रहे हैं, साउथ से लौट रहे हैं, वहां गैस की संकट है, खाना नहीं मिल पा रहा है उनको। और अब ये 11 जिले के श्रमिक, खास करके आप देखिए सीमांचल और अंग क्षेत्र के लोग बेचारे, वो तो बाढ़ की तबाही, और संजीव जी यहीं से ज्यादातर संख्या में यहीं से पलायन करते हैं श्रमिक। और ये श्रमिक जो पलायन करके जाते हैं, वो अगर वापस आ रहे हैं तो वो इन्हीं क्षेत्रों में आएंगे। ये जो खास करके 11 जो आप क्षेत्र बनाने जा रहे हैं, 11 सिटी बसाने की जो बात कर रहे हैं, ये इन्हीं जगहों से ज्यादातर श्रमिक पलायन करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अब वो वापस आ रहे हैं, तो ये तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जो अचानक से ये जो पॉपुलर बनने की एक प्रकार से जो पहले से ये थी कि जो अब ऐसा कर देंगे कि बहुत ज्यादा शहरीकरण कर देंगे, तो उससे लगेगा कि विकास के कार्य हो रहे हैं, और इससे एक प्रकार से बीजेपी को लेकर भारत मतलब जनता में ये मैसेज जाएगा कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अब तो बहुत ज्यादा शहर बन रहे हैं और उससे बिहार का बहुत तेजी से विकास होगा। आपको नहीं लगता है कि ये सही फैसला है, लेकिन गलत समय में ये फैसला है? नहीं, फैसले का जो तरीका है और उसके पीछे की सोच है वो गलत है, प्लानिंग गलत है। फैसला सही है, ठीक है, आप 11 क्या आप 38 जिले में आप टाउनशिप बनाओ, उसकी जरूरत है, लेकिन उसके लिए आधे राज्य को ठप कर देना, पूरे कारोबार को ठप कर देना, रजिस्ट्री ऑफिस को बैठा देना एक तरह से। और एक बात जान लीजिए, अब इन शहरों की जमीनों की दाम भी बहुत तेजी से घट जाएंगे, क्योंकि इन 11 जिलों में लोग जमीन लेने से डरेंगे कि उनका जमीन कहीं उस मैप में ना आ जाए, उस मॉडल टाउन में ना आ जाए। देखिए मैं बताऊं, बिहार में 2 टाउनशिप थे, एक तो वर्किंग है, एक है जो बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी टाउन, और फर्टिलाइजर वाला टाउनशिप तो फिर से धीरे धीरे चालू हुआ है, क्योंकि फर्टिलाइजर इधर 2-3 साल पहले चालू हुआ, उससे पहले तो बंद हो गया था फर्टिलाइजर। तो कोई भी जो टाउनशिप है प्रवीण जी, वो तभी वर्क करेगा कि वहां ठीक है आप टाउनशिप बना देंगे, आके रहेगा कौन? क्या किसी को वहां रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिहार से मध्यम वर्ग के लोग भी पलायन कर रहे हैं, उच्च वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं। भाई इसको जाति के सेंस में नहीं कर रहा हूं, एक इकोनॉमिक्स श्रेणी के हिसाब से कह रहा हूं। हाँ ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं वो दिल्ली, नोएडा या विदेशों में अच्छा अवसर उन्हें मिल रहा है। मध्यम वर्ग वाले यहाँ से बड़े शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, और निम्न वर्ग वाले बेचारे मजदूरी का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार में आप टाउनशिप बना भी दोगे तो वहां रहने कौन आएगा? मान लो ठीक है, मैं भागलपुर का ही उदाहरण देता हूं, चलो वहां तो आप सिल्क सिटी बना दोगे तब भी काम चल जाएगा। आप पूर्णिया की बात कर लीजिए या आप सहरसा की बात कर लीजिए, वहां कौन सी इंडस्ट्री है? पहले आप इंडस्ट्री लगाइएगा, टाउनशिप अपने आप डेवलप होगा। वो है ना कि आप कारण और परिणाम, कारण आप बनाइए, परिणाम आपको मिलेगा। आप परिणाम को पहले तय करना चाहते हैं और उससे कारण पैदा करना चाहते हैं, ये इकोनॉमिक साइकिल का कहें कि उल्टा कर देना हुआ। जैसे मैं बताऊं, जैसे बिहार के लोग इसको समझ जाएंगे कि लड़का सरकारी नौकरी में सेलेक्ट नहीं हुआ और उससे पहले ही अगर लड़के का बाप दहेज मांगने लगा तो उसको कौन दहेज देगा? मैं बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूं, वैसे हम लोग दहेज के विरोधी हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो उसी तरह जैसे कोई फसल है, मकई का फसल लगा हुआ है, अब वो फसल कट के दरवाजे पर आएगा तब आपको महाजन खरीदेगा या सरकार खरीदेगी या कोई व्यापारी खरीदेगा। लेकिन वो मकई आपने दाना डाला खेत में और किसान बोले कि अब हमको कीमत दीजिए, कोई व्यापारी देगा कीमत? सवाल है, आपने मान लो 1000 घर बना दिए, साधारण से, उस घर में रहेगा कौन आकर? कौन रहेगा आकर? क्योंकि ये बात तय जानिए कि किसी भी मेन टाउन जो अभी विकसित शहर है, उससे कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी होगी उस जगह की,
और कई जगह जो नेशनल न्यूज़पेपर है, देखिए बड़े बड़े संपादक वहां काम करते हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि नोएडा और गुरुग्राम जैसे 11 शहर बनाएंगे बिहार में। भाई थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ लो। नोएडा इसलिए नहीं बना कि नोएडा शहर है, बल्कि नोएडा दिल्ली एनसीआर की वजह से सारी, जब डिसीजन हुआ कि सारी फैक्ट्री दिल्ली से शिफ्ट होगी, तो वो कुछ नोएडा गई, और फिर नोएडा के दूरदराज इलाकों में, फिर चूंकि दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग सिस्टम नहीं था, तो नोएडा में वो सिस्टम विकसित हुआ, इंडस्ट्री लगी और बहुत सारे ऑफिसेस खुले। उसी तरह गुड़गांव में टॉप 500 कंपनी है दुनिया की, वो सारी कंपनियां वहां पर हैं, वहां रोजगार के अवसर है, इसलिए वो शहर विकसित हुआ। अब आपने रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए, आपकी कोई इंडस्ट्री वहां आई नहीं, और उससे पहले आपने शहर खड़ा कर दिया। तो इससे ये होगा दो। संजीव जी, इसमें इसमें अचानक से अभी मेरी बातचीत हो रही थी पटना में कुछ लोगों से, वहां पर उनका ये कहना है कि ये हो ना हो, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि सम्राट चौधरी को अनपॉपुलर करने के लिए इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं, ताकि सम्राट चौधरी के आते ही खास करके ये मैसेज जाए कि सम्राट चौधरी सत्ता को चलाने में विफल हो गए। और कुछ लोग, जो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे जेडीयू के हों, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, कुछ नेता इसमें लगे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसीलिए इस प्रकार के और भी फैसले आएंगे। अभी तो ये जो फैसले हुए हैं ये तो है ही, कुछ और भी फैसले आएंगे जिससे कि और उनकी छवि खराब होगी कि आप विकास के रास्ता, विकास की ओर ले जा रहे हैं बिहार को या विनाश की ओर ले जा रहे हैं बिहार को। तो ये छवि खराब करने की कोशिश है। आपको लगता है कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो नाखुश हैं और वो सम्राट चौधरी को नहीं देखना चाहते हैं? एक तो जो ओल्ड गार्ड है, यानी ओल्ड ब्यूरोक्रेसी है, और उसमें कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। बाकी ठीक है जो भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को खुद ये समझना चाहिए कि बिहार के लोगों की सबसे कीमती चीज होती है जमीन। और अब देखिए, जमीनें तो वहां सरकार की नहीं है जहां भी जमीन ये टाउनशिप बनाई जाएगी। दो बातें, अब जब आप कोई व्यापारी या आम आदमी जब किसान से जमीन खरीदता है, तो किसान मुंह मांगे दाम पर जमीन बेचता है, या उसकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं बेचेगा। लेकिन यहाँ सरकार क्या होती है कि जबरदस्ती भी जमीन अर्जित कर लेती, अधिग्रहित कर लेती है नियमों, और उसको बाजार मूल्य के आधार पर करती है। सर्किल रेट बहुत कम होता है, वो सभी को पता है। अरे बात वो नहीं है सर्किल रेट या कम, वो पैसे उसको 5 साल बाद मिलेंगे या 10 साल बाद मिलेंगे, ना सरकार को पता, ना अधिकारी को पता है, ना बेचारे किसान को पता है। बक्सर में देखिए कितनी जमीन अधिग्रहित हुई, रोज बवाल होता रहा। एनटीपीसी में जो बक्सर में जो बना, वहां पर जमीन अधिग्रहित हुई, बहुत बवाल हुआ, हमने बहुत सारे कवरेज किए उसमें। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए उसमें दो पक्ष है। किसान से अगर सरकार जबरदस्ती जमीन लेगी तो किसान बगावत करेगा, किसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जमीन आप देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने जो विनय कुमार जो प्रधान सचिव हैं आवास एवं नगर विकास विभाग के, उनका मैंने पीसी कल सुना, क्योंकि कल पीसी जो है सामने आया था, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये कोर एरिया तो 800 एकड़ का है या 1000 एकड़ का है, इसके बाद 10 गुना जमीन लेंगे हम, 10,000 एकड़ जमीन लेंगे। अब बताइए, मैं कह रहा हूं सहरसा जैसी छोटी जगह, पूर्णिया भी छोटी जगह, 10,000 एकड़ आप जमीन लेंगे तो कुछ खेती के लिए भी बचेगा। और एक दो किसानों से आप छीनेंगे जमीन तो वो तो डर के मारे चुप भी हो जाएगा। जब हजारों किसान प्रभावित होंगे तो विपक्ष की सीटें कम आई है, विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है, तो वो आंदोलन फिर होगा, और वो आंदोलन सम्राट चौधरी के भी पराभव का कारण बनेगा और बीजेपी के भी पराभव का कारण बनेगा। दूसरी बात है, किसानों का अगर बहुत दबाव आएगा और ये 11 जिलों में किसान बगावत करेंगे तो जेडीयू भी हाथ पैर समेट लेगी। ये देखिए, ये जो कहा, ये और अभी एक और आपको इसी में एक और सवाल जोड़ देते हैं, उसके बाद शायद और भी नेताओं के भी नाम धीरे धीरे सामने आने लगेंगे कि कौन लोग खास करके सीएम बनने से, सम्राट के सीएम बनने से नाखुश हैं। उसमें आप देखिए कि जो उनके प्रस्तावक के रूप में एक प्रकार से हुए थे
कि जो खास करके आप अगर विजय सिन्हा की बात करें, वो देखिए आजकल बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने इधर एक फैसला भी लिया कि उनके फैसले को पलट दिया, उससे भी वो नाराज हैं। उनको ये लग रहा है कि अब फिर से उनके पास उसी प्रकार के विभाग भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक सवाल है। उसके अलावा आप इससे पहले देखे होंगे कि नाम नित्यानंद राय का भी चल रहा था सीएम की रेस में। हालांकि वो बिहार में एक्टिव नहीं रहते, वो केंद्र में है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों का, नेताओं का तो एक अपना कॉकस होता है, अपना एक ग्रुप होता है। तो ये सभी लोग मिले हुए हैं, और कुछ जो कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से भी इसको हवा देने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि कुछ और नाम हो सकते हैं जो नाराज हैं, वो सीएम के रूप में सम्राट को देखकर नाखुश हैं? नहीं, मेरा नजरिया कुछ दूसरा है प्रवीण जी। जो भी व्यक्ति शीर्ष पर जाता है, उसके बहुत सारे विरोधी हो सकते हैं। कुछ वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, कुछ सामाजिक रूप से विरोधी हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, कुछ प्रतिद्वंदिता हो सकती है। डिसीजन तो आपको लेना है, और उसमें कोई विजय सिन्हा या कोई दूसरा तो डिसीजन आपको आपके बदले नहीं ले रहा। और कैबिनेट में अभी दो उप मुख्यमंत्री हैं, और दोनों ही सीनियर, एक मुख्यमंत्री हैं। तो उसमें बेचारे विजय सिन्हा कहां से दोषी हो? देखिए, विजय सिन्हा का प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखाया जाता है। लखीसराय के बाहर उनको कोई नहीं पूछ रहा विजय सिन्हा। तो मुझे लगता है कि ये या तो सम्राट चौधरी ने इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा, या जो कहते हैं कि हर मुख्यमंत्री अपने साथ एक ब्यूरोक्रेसी लाता है जो उसके प्रति वफादार होती है, और वो कमी मुझे दिख रही। क्योंकि देखिए, ये जो योजना थी, बिहार शहरी विकास आयोजना करके एक नियम था, वो 2012 का है। ये 14 साल बाद इस फाइल को झाड़ कर कैबिनेट की पहली बैठक में किसने रखा? ये ब्यूरोक्रेसी ने रखा। और जिसने भी ये रखा, वो ब्यूरोक्रेट जानता है कि इसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे। 11 जिले के किसान सड़क पर उतरेंगे, एक बात, 11 जिले के मजदूर सड़क पर उतरेंगे, 11 जिले के कारोबारी सड़क पर उतरेंगे। और इससे कहा तो संजीव जी ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी से जरूर हट गए हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी कुर्सी पर ही है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ खेल कुछ और भी है क्या? क्योंकि एक तरफ शराबबंदी को खत्म नहीं करने का प्रेशर, दूसरी तरफ इस प्रकार की योजना, तो आपको लग रहा है कि इसमें, और एक और जो बयान उनका आया कि 200 सीट पर वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि 200 सीट पर अगली बार चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, देखिए, नीतीश जी ने कोई ऐसा निर्णय तो नहीं लिया खुद, और 14 साल से फाइल पड़ी थी, नीतीश जी ने निर्णय नहीं लिया। ये सम्राट चौधरी ने क्या पलक झपकते ये निर्णय ले लिया? अच्छा, वो इसको टाल सकते थे। अंदर दूरदर्शिता की कमी थी क्या? नीतीश कुमार के अंदर दूरदर्शिता की कमी थी क्या? और सम्राट चौधरी में बहुत ज्यादा दूरदर्शिता है, जो आते ही इस प्रकार के फैसले ले लिए। नहीं, ऐसा दूरदर्शिता नीतीश जी में बिल्कुल रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये फैसला सम्राट चौधरी का जो हुआ है, ये उन्हीं के लिए नुकसानदेह है, और बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान। क्योंकि इन 11 जिलों में आप देखिए, बीजेपी को ठीक ठाक सीटें भी आती है, और वहां किसानों, मजदूरों, किसानों की जमीन ली जाएगी तो वो नाराज हो जाएंगे, मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा 1 साल तक, वो नाराज हो जाएंगे। उसके बाद जिन कारोबारी बीजेपी और जेडीयू के वोटर हैं, उन कारोबारियों का कारोबार 1 साल तक ठप हो जाएगा, चाहे वो बिजली का कारोबार हो, चाहे वो हार्डवेयर का कारोबार हो, चाहे सीमेंट हो, ईंट हो, बालू हो। और आप एक चीज और बता दो, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज, जब इसका ट्रेड होता है, तो उसका जो एक्यूमुलेटेड कलेक्शन है, वो तो केंद्र सरकार को जाता है, फिर उसकी हिस्सेदारी बिहार सरकार को मिलती है। जब 11 जिले में 1 साल तक कुछ सामान ही नहीं बिकेगा, ना ईंट बिकेगा, ना सीमेंट बिकेगा, हो जाएगा, तो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन कम। मैं दुष्परिणाम बता रहा हूं। जीएसटी कलेक्शन कम, तो राज्य की हिस्सेदारी जीएसटी में कम। उसके बाद रोजगार की एक साइकिल का पूरी तरह से टूट जाना, और ये स्टाम्प सर्विसेज और जो रजिस्ट्री में जो तमाम तरह के खर्चे होते हैं जो सरकार को प्राप्त होता है, वो भी
वो तो नील हो गया 1 साल तक, अब कोई लेगा ही नहीं जमीन। अब अगर सरकार वापस भी ले ले ये घोषणा कि हम रोक रोक हटाते हैं, तो भी लोग जमीन नहीं खरीदेंगे डर के मारे कि हमारी जमीन फिर न कब चली जाए। लागू हो जाए। तो एक तरह से कहते हैं कि कुल्हाड़ी का पैर पे गिरना, और दूसरा है कि कुल्हाड़ी पर जाके पैर दे मारना, कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। आप एक कह सकते थे आखिरी सवाल संजीव जी लेंगे आपसे कि आपको लग रहा है कि ये जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, इसके पीछे कोई साजिश है क्या? क्या सम्राट से जो नाखुश लोग हैं उनकी कुछ साजिश चल रही है क्या? ये हो सकता है। देखिए, साजिश तो जब आप सत्ता के शीर्ष पे रहते हैं, आपके खिलाफ हमेशा होती है साजिश। एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होता है, उसके खिलाफ साजिश चलती है। लेकिन आपने क्या, अगर आपको कोई संदेह था, तो क्या सम्राट चौधरी को नहीं पता है बिहार में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, जिससे वो राय मशविरा कर सकते थे। और वो अगर नीतीश जी से भी राय मशविरा करते, तो उनको नीतीश जी सही सलाह देते। इसका मतलब सम्राट चौधरी के पास वो सलाहकार नहीं है जो अच्छी सलाह दे, और ये सलाहकार उनको बनाना पड़ेगा। उनको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यार इस फैसले से बहुत तेजी से विकास हो जाएगा और फिर जो है वो हमारी छवि जो है जो होगी वो एक विकास पुरुष के रूप में हो जाएगी? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, और ये एक दिन में नहीं होता। इसका एक पूरा साइकिल होता है। साइकिल ये है कि एम्प्लॉयमेंट, कोई इंडस्ट्री लगना, या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ करना, या आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एग्रो इंडस्ट्रीज है वो लगना, फिर उससे रोजगार का सृजन होना, उस रोजगार सृजन होने से एक प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, और जब वो आय बढ़ेगा तो निवेश होगा। निवेश कहाँ होगा? जमीन में होगा, मकान में होगा, बैंकों में होगा, एफडी में होगा, पोस्ट ऑफिस में। वो निवेश से फिर पुनर्निवेश की एक प्रक्रिया होती है, और वो एक साइकिल चलता है। ये अर्थशास्त्र का एक चक्र है, इसको जो भी पढ़ता है। और देखिएगा, इसी को कहते हैं कि अगर ये चक्र नहीं है तो विशियस साइकिल है, यानी गरीबी का दुष्चक्र है। तो बिहार में क्या है, लोअर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पाती, उतना पैसा नहीं लोगों के पास कि वो इंडस्ट्री लगा। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगनी चाहिए, वो नहीं लग पाए। हम तो मछली भी बाहर से ला रहे हैं। अभी बिहार सरकार को कोई फैसला लेना था तो एग्रो कृषि आधारित जो उद्योग है उसके बारे में क्या कर रहे हैं। जैसे मैं साधारण सी बात बताता हूं, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी। जब टमाटर पीक सीजन पे होता है तो किसान बेचारे खेत में सड़ जाता है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उस समय भी उसको 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो टमाटर मिले। उसके लिए एक बफर स्टॉक बनाए सरकार। इसी तरह आलू, इसी तरह हर फसल, क्योंकि जब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी किसानों की, तब तक उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो आप क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आप 10 मंजिला मकान खड़े कर दो, कौन खरीदने जाएगा आपका? आप मान लो टाउनशिप बना रहे हो, उस टाउनशिप में रहेगा कौन? जैसे चाइना में कोई जाएंगे तो पाएंगे वहां 120 से ज्यादा घोस्ट सिटी है, यानी वो शहर पूरा बना हुआ है और पूरा बेआवान है, कोई नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री है तो विरोध नहीं होता है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ विरोध होगा। गलत आर्थिक नीतियों के इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। आप शहर बसाइए, लेकिन ये मत कहिए कि 10,000 एकड़ में शहर होगा, 1,000 एकड़ में शहर होगा। शहर के लिए आप चिन्हित कीजिए कि इस एरिया में शहर हम बनाएंगे। आप सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था कीजिए। जिस लोगों के पास कैपेसिटी होगी वो खुद जमीन खरीदेंगे, अपने हिसाब से वो मकान बनाएंगे। हाँ, प्लान आप करिए, प्लान आप एक नक्शा प्लान कीजिए, सीवरेज सिस्टम प्लान कीजिए। मैं ये कहता हूं, छोड़ दीजिए पटना की बात, बारिश हुई तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर पानी भर गया और पार्लियामेंट हाउस में भी टपकने लगा पानी, और वो ड्रम रखे गए वहां प्लास्टिक। मैं ये कह रहा हूं, पटना शहर में सीवरेज सिस्टम आज तक डेवलप नहीं हो पाया। छोटे छोटे काम हो नहीं पा रहे हैं और आप टाउनशिप बना रहे हैं यार। मुझे लगता है ये एक, कहते हैं ना वो ट्रोजन हॉर्स है। ये ट्रोजन हॉर्स सम्राट चौधरी को भी ले डूबेगा और ये बीजेपी को भी ले डूबेगा, अगर ये प्लान सही तरीके से लागू नहीं हुआ। ये प्लान सही है लेकिन इसका प्रोसेस बहुत गलत है, पैटर्न इसका बहुत गलत है। कि पूरे 1 साल तक आधे राज्य को ठप कर देना, ये कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा कर सकता है या अनुभवहीन व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पता है इसका एक एक रिपरकशंस क्या हो। इसके बावजूद इस तरह का डिसीजन लिया जाना, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं चूके हैं, और उनको जो व्यक्तिगत नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा, बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं।
तो सम्राट चौधरी को समझने की जरूरत है कि वो जो फैसले ले रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।